Okay, so we'll discuss J advanced problems of structure of atom. Okay, exercise 3 of our package. First, we'll see question number 32. In question number 32, it is a matrix Maxwell's question in which it is asked that orbital angular momentum of the electron in the hydrogen-like atomic orbital. और आपको इन सबको क्वांटम नंबर से मैच कराना है. So you can see first कि अगर हमसे पूछा गया है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन लाइक एटम पूछा है, तो आपको पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है h/2 पाई. अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 पाई √LL+1. सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज h/2 पाई √LL+1. इसका मतलब ये अजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट हो गया, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए अपन जो आंसर लिखेंगे दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब इसमें क्यू ऑप्शन जरूर मैच करेगा. और ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन कर रखी है दैट इज अगर केवल क्वेश्चन होता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो उसका आंसर केवल क्यू होता. बट इन द क्वेश्चन गिवन है ना हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल. अब आपको जब एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया है तो ऑर्बिटल तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं पता होगा. तो जो हमारा ऑर्बिटल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. क्योंकि अगर आप केवल अजीमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे तो उससे सब शेल डिफाइन होगी. बट आप किसी ऑर्बिटल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ऑर्बिटल कैसे डिफाइन होगा जब तक उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं मालूम होगा. जैसे मान लो है px बताना है, py बताना है, pz बताना है, तो उसका ऑर्बिटल बताने के लिए आपको उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड है. तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू एंड आर. अगले केस में क्या है, हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल. पॉलीज प्रिंसिपल आपको याद है, पॉलीज प्रिंसिपल क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर चाहिए. तो अगर यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर चाहिए तो मतलब आपको चारों क्वांटम नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे. तो जो पॉलीज प्रिंसिपल है, पॉलीज प्रिंसिपल के लिए यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर चाहिए होता है. यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन. यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन. तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर चाहिए. इसका मतलब वी नीड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स. वी नीड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा PQRS. इसके यहाँ लिखा है शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन. तो आप जानते हो शेप डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर. साइज डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और अगर ओरिएंटेशन डिफाइन करना होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. उसका आंसर क्या हो जाएगा, PQ एंड R. तो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको बताया था मैंने. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज डिफाइन करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर से शेप डिफाइन करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन डिफाइन करते हैं. जैसे PX है, PY है, PZ है, TXY, TYZ, TXZ. तो किस ओरिएंटेशन में जाएगा ये चीज डिफाइन होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. शेप क्या होगी, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स, ये किससे डिफाइन होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर से. और साइज क्या होगा ये पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. क्योंकि आपको बताया था बोर के टाइम से रेडियस का जो फैक्टर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिफाइंड है. मतलब जो आउटर पोर्शन है वहां तक साइज होगा. And the last term is given probability density of the electron at the nucleus in the hydrogen like atom. तो अगर probability density डिफाइन करना है तो probability density क्या होता है, साइज स्क्वायर फंक्शन. और at the nucleus in the hydrogen like atom तो मतलब आपको spherical probability डिफाइन करनी है. साइज स्क्वायर r का फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग probability density लिखते हैं दैट इज बेसिकली साइज स्क्वायर फंक्शन. probability density जो रिपोर्ट करनी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ साइज स्क्वायर. और इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस डिफाइन करना है मतलब साइज स्क्वायर r से ही काम चल जाएगा. अगर और कहीं चाहिए होगा तो हमें क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए होगा, r थीटा फाई 3 टर्म चाहिए होंगे. अगर केवल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करनी है तो साइज स्क्वायर r रिप्रेजेंट करेंगे. और साइज स्क्वायर r के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं, n एक n. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन लाइक एटम, तो वी नीड ओनली 2 क्वांटम नंबर्स व्हिच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर. क्लियर, डन. कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए. So move to the next question. The next question is given, it's a paragraph based question. It's given hydrogen like species Li2 plus is spherically symmetrical state. तो आपने को टर्म लिखा है spherically symmetrical state. तो spherically symmetrical state से आपको पता चल गया ये S सबशेल की बात हो रही है, क्योंकि spherically symmetrical S सबशेल होता है और F सबशेल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये L equal to 0 हो गया डिफाइन. ठीक है, विद वन रेडियल नोड. अब रेडियल नोड अगर एक दिया हुआ तो आपको पता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है, n minus l minus 1. नंबर ऑफ radial nodes is equal to n minus l minus 1.
और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो इसको आपको L इक्वल टू 0 पता चल गया है। n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू डेफिनेटली 2 पता चल गई। इसका मतलब जो स्टेट S1 है वो आपको कंफर्म पता चल गया है, दिस इज 2s। स्टेट S1 इज 2s बिकॉज इट्स n इज 2 एंड L इज 0। L कैसे 0 पता चला? क्योंकि क्वेश्चन लिखा है स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट। स्फेरिकली सिमेट्रिकल एस सबसेट होता है, डबल शेप डी सबसेट, डबल डबल शेप डी सबसेट एंड लाइक दैट। रेडियल नोड से n माइनस l माइनस 1 पता चला, L आपने निकाल रखा है तो n पता चल गया। ठीक है। After that's given, upon absorbing the light, the ion undergoes a transition state to S2. The state S2 has one radial node and it's equal in energy to the ground state energy of hydrogen atom. अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, अब Li2+ से किससे कंपेयर करेंगे? तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, तो मैंने बताया था n इक्वल टू 1 की जो हाइड्रोजन की एनर्जी होती है वो Li2+ के n इक्वल टू 3 से मैच करती है। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम की सेकंड ऑर्बिट, लिथियम की थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेम होती है। सो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 3 ऑफ Li2+। ये हम ऑब्जर्वेशन से जानते हैं, हम लोगों ने बोर मॉडल टाइम पे ये चीज सीख रखी है। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, He+ की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, Li2+ की थर्ड ऑर्बिट एनर्जी, Be3+ की फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी सेम होती है। So in the question it's given, it is equal to the ground state energy of hydrogen atom। Li2+ हमारे हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, तो ये सर्टेनिटी n इक्वल टू 3 की बात हो रही है। तो इसका मतलब फॉर S2 n इज इक्वल टू 3 है। और रेडियल नोड उसका भी 1 दिया हुआ, फिर से फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू अगेन n माइनस l माइनस 1, और ये अपने को 1 दिया, आपकी बार n 3 दिया है, l आपको निकालना है, दिस इज गिवन टू यू 1। सो फ्रॉम हियर l इज इक्वल टू हाउ मच? 1। अब L1 आ गया, इसका मतलब S2 स्टेट कौन सी हो गई? 3p। S2 की स्टेट कौन सी हो गई? 3p। समझ आया कैसे? बिकॉज n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 है। इतनी बात पता चल गई, तो जितना पैराग्राफ में लिखा वो सब एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब पहले क्वेश्चन पूछा था स्टेट S1, तो डायरेक्ट आंसर हो गया, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, दिस इज 2s। दूसरे स्टेट में पूछा एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मतलब आपको जो n इक्वल टू जो 2s की एनर्जी है उसको ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम एनर्जी से रिलेट करना है। ठीक है, वो पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में देखो लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टेट S2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर है इसका सिंपल मतलब क्या होता है? L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो S2 का एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, L इक्वल टू 1। ये भी आंसर पता चल गया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें लिखा है एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन द यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आपको पता है कि हम अगर एनर्जी ऑफ 2s लिखेंगे, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 2s कैन बी रिटन एज माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में आपको पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंडेंट ही नहीं होती, एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंडेंट होती है। Li2+ के लिए n स्क्वायर इज 3 स्क्वायर और n2 स्क्वायर की एनर्जी हुई। अब उसने पूछा हुआ है एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 13.6, तो उससे इसका रेशियो लिख देना है। तो E2s बाय माइनस 13.6 अगर आपको डिवाइड करना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/4, which is same as 2.25। फर्स्ट ऑप्शन को दिया 2.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी स्टेट S1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो उसने पूछा है कि एनर्जी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखना है, तो E2s बाय माइनस 13.6 निकालना है, दैट इज सिंपली 9/4 और 2.25। क्लियर? समझ आ गया? तो 33 आंसर बी, 34 आंसर सी, 35 आंसर बी। क्लियर? परफेक्ट। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is given the maximum number of electron that can have principal quantum number n equal to 3 and spin quantum number is equal to half। तो आपको देखो पता है अगर n equal to 3 है तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितना होगा? 2n स्क्वायर, बोर बरी रूल। तो दिस इज 2 into 3 स्क्वायर विच इज 18। अब आउट ऑफ दिस 18 इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो एक स्पिन होगी,
स्पिन क्वांटम नंबर इनका सबका प्लस हाफ होगा, और बचे 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है सबका अपोजिट स्पिन है, तो हर ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है। तो टोटल अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 9 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो प्लस हाफ होगा और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन माइनस हाफ होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 चाहिए और स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 चाहिए, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आंसर कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो आउट ऑफ दैट 9 इलेक्ट्रॉन आर प्लस हाफ, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन्स आर माइनस हाफ। ओके, then it is question number 37. In question number 37, it's given the work function of some metals is listed below. The number of metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer falls on the metal. तो आपको पता है कि अगर हमारी जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्कआउट होगा, और अगर एनर्जी जो स्ट्राइक कर रही है उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट सिखाया हुआ था कि अगर हमें सीधे एनर्जी निकालनी होती है कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हमें कभी डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एच सी बाई लैम्डा से कैलकुलेट करते हैं, और इसमें एच सी की जगह 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से एनर्जी निकालोगे तो इट इज 1240 बाई 300 लिख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4.1 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, लमसम अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। तो अब 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब अगर एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगी तब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म होगा, है ना। और अगर इससे वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हो जाएगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं होगा। अब देखो कितने केस में वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, ये 2.4 है, सर्टेनली लेस देन 4.1, ये 2.3 है, सर्टेनली लेस देन 4.1, दिस इज 2.2, दिस इज आल्सो लेस देन 4.1, दिस इज 3.7, दिस इज आल्सो लेस देन 4.1, बाकी सब वैल्यूज देखो हायर देन 4.1 है, तो उनमें किसी में भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल 4 मेटल हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ऐसे केवल 4 मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। लॉजिक समझ में आया कि जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है उसकी वैल्यू अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नोटिस में आएगा, अदरवाइज इट वोंट बी नोटिस्ड। तो हमारे पास केवल 4 मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। Then move to next question. Next question is given in an atom the total number of electron having quantum number n equal to 4, ml equal to 1 and ms is equal to half. अभी देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीट है। अब देखो आईटी में हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। अभी आप देखो थोड़ी देर पहले मैंने इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 36। अभी देखो उसने क्वांटम नंबर में थोड़ा चेंज किया और मोर और लेस वही टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है। उसने बोला है कि एक एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 4 चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 चाहिए और स्पिन क्वांटम नंबर हाफ चाहिए। ओके, तो अब हमें फोर्थ सेल का स्टेटस लिखना पड़ेगा। तो अगर हम n इक्वल टू 4 लिखेंगे तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कितनी हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m होगी वो 0 होगी। इसके केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, -1, 0, +1। इस वाले केस में 5 पॉसिबिलिटीज हैं, -2, -1, 0, +1, +2। और इस वाले केस में 7 पॉसिबिलिटीज हैं। इस वाले केस में टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है हमारे लिए। तो इनको जरा काउंट कर लीजिए। आपको बता रखा है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो आपको ऐसे ऑर्बिटल्स पहले काउंट करने हैं जिनके लिए n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 1 हो जाए। तो ये जितने भी केस लिखे हैं इन सबके लिए n तो 4 फिक्स्ड है। अब L1 के केस चेक कर लो। तो L1 की वैल्यू लिखेंगे तो देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। So these are the 3 possible cases जहाँ पे L equal to 1 नोटिस में आ रहा है। These are the 3 possible cases where it's given L is equal to 1। ठीक है, बट अभी ध्यान से देखो उसने थोड़ा मैथमेटिकली क्वेश्चन आपके लिए टफ कर रखा है। टफ क्या कर रखा है उसने? देखो ml पे मॉड लगा रखा है।
अगर एम एल पे मॉड लगा रखा है तो आप मैथ्स में जानते हो, उसका मतलब एम एल की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। तो एम एल इक्वल टू +1 और -1, तो इसका मतलब हमें इसके -1 वाले केस भी काउंट करने पड़ेंगे। तो एक ही और इंक्लूड हो गया, एक ही और इंक्लूड हो गया और एक ही और इंक्लूड हो गया, राइट। तो टोटल 6 ऑर्बिटल इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आ गए हमारे पास जिनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वो 6 हो गए। और हर ऑर्बिटल में एक +½ का इलेक्ट्रॉन होगा, एक -½ का इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो उसने क्या पूछा, -½ वाला इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्चुअली में 12 होंगे, बट आउट ऑफ 12 6 इलेक्ट्रॉन हैव ms is equal to +½ and rest 6 electrons will have ms equal to -½ समझ आया। अगले 6 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो -½ होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जिनका स्पिन क्वांटम -½ हो, मतलब ये नंबर मार्क करना है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। समझ में आई बात, क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। आपको मैग्नेटिक स्पिन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दे रखा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 नहीं दिया है, देखो मॉड लगा के 1 दिया है। मॉड लगा के 1 देने का मतलब +½ और -½ +1 और -1 दोनों केस कंसीडर करने हैं। यू हैव टू कंसीडर बोथ द केसेस, +1 एज वेल एज -1, और स्पिन क्वांटम नंबर -½ कंसीडर करना है, तो यानी एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो टोटल 6 ऑर्बिटल है, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन +½ वाले हैं और 6 इलेक्ट्रॉन -½ वाले हैं, उनमें से हमें -½ काउंट करना था, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में गिवन है, नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H-। तो देखो आपको जब डीजेनरेसी पढ़ाई थी तब ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। हाइड्रोजन एटम के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता है, तो उसकी हर शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी सेम होती है। बट यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, H- इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह चेक करेंगे। तो उस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी स्टेट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उसका एनर्जी ऑर्डर जो है वो आप वो प्रिंसिपल से लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉर हाइड्रोजन एटम चेक करेंगे, तो n इक्वल टू 3 के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3s 3p और 3d। इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है और इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, एंड दीज ऑल आर ऑफ इक्वल एनर्जी। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो डीजेनरेसी होता है that is equal to number of that is equal to orbitals of equal energy। तो यहाँ पे अगर हम डीजेनरेसी लिखेंगे, तो डीजेनरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ये वैल्यू हो गई टोटल 9। एक पहले 3p में और 5d में, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे हमें पता चल गया कि बोहर मॉडल की बात कर रहा है। अब अगला केस अगर हम लिखेंगे फॉर H-, जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखेंगे हम लोग, इस केस में अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखोगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी क्या बनेगा हमारे लिए, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब उसने पूछा है डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से यहाँ पे जो 1s है वो हमारे लिए ग्राउंड स्टेट हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 2p, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गई। यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा हो गया, 2p, अपने लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो हो गया 2p। अब 2p में कितने ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी गया, 3, तो आंसर हो जाएगा 3। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 2p, और 2p में 3 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, तो डीजेनरेसी हो जाएगी 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे 3। समझ आया कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी मार्क करना होता है,
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया 2p, 2p के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी है वो कितने, 3 है, तो अपना आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। उसमें एक ही ट्रिक थी कि आपको क्लिक करना चाहिए था कि H माइनस जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है वो हमें कैसे लिखना चाहिए था, हाफ ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से। जबकि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे लिखना चाहिए था, बोर मॉडल के हिसाब से। स्टेशनरी ऑर्बिट, हर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल से लिखेंगे तो इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो बनेगा वो बनेगा 2p। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी है, दैट्स व्हाई डीजेनरेसी इज 3। So move to the next question. This is question number 40. In question number 40, it's given P is the probability of finding 1s electron of hydrogen atom in the spherical shell of infinitely small thickness dr at a distance of r from the nucleus. The volume of the cell is 4 pi r square dr. The quantitative sketch of the dependence of P on r. तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे P इंटरप्रेट करना है। तो P वो बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, right on. P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in the spherical shell of infinitely small thickness of dr. The volume of the shell is this. तो आपको पता है it is size square r into 4 pi r square dr लिखेंगे। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, 4 pi r square होना चाहिए। तो दिस इज 4 pi r square dr। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब सॉल्व करना सिखाया था, यही टर्म आ रहा था। उसमें इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस डी आर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी पी दी हुई है, जैसे साइज स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का फंक्शन लिखना है 1s के लिए, यानी आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ लिखना है आर के साथ। बस इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है। तो अगर हमें 1s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साइज स्क्वायर आर वर्सेस आर का प्लॉट बनाना, तो आपको पता है सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालोगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होता है, n माइनस एल माइनस वन, तो 0 आ जाएगा। दिस इज n माइनस एल माइनस वन विच इज 1 माइनस 0 माइनस 1 इज 0। तो जीरो रेडियल नोड का ग्राफ बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो एकदम क्लियर है, और आप सेमी सर्कल बनेगा नहीं, तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो पॉसिबल है दैट इज टी। आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको मैंने सॉल्व करते टाइम बताया भी था कि ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये लगभग 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है, इसलिए बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम के वर्कआउट करता है। सो ये 1s के लिए परफेक्ट प्लॉट बनाया हुआ है। ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, इसलिए ए और सी कैंसिल हो गया। बी में देखो सेमी सर्कल लिखा है तो इट इज नॉट सेमी सर्कुलर ग्राफ, इसमें एक मैक्सिमा आता है, तो मैक्सिमा में बात करना था। सो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन प्रोसेस आंसर मस्ट बी डी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे डी। क्लियर है, सिंपल वाला इसका प्लॉट है, बहुत आसान है। बस इंटरप्रिटेशन लगाना था, तो जो पी फंक्शन है दैट मस्ट बी 4 पाई आर स्क्वायर साइज स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ है, क्योंकि उसने बोला हुआ कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साइज स्क्वायर आर जो है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बस वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आती है। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में जब आप 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाई करेंगे तब इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। क्लियर है, ये बात समझ आई सबको? डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 43. This is a paragraph based question. In this question, even the wave function psi NLM is a mathematical function whose values depends on the spherical polar coordinates r theta phi, आपको पहले भी बता रखा है, of the electron characterized by the quantum numbers n, l and m, where r is the distance from the nucleus. which is मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना सिखाया था, एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया था, तो आपको बताया था कि आर जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है, थीटा को कोल्ड एटीट्यूड बोलते हैं और फाई को एजिमुथ बोलते हैं। In the mathematical function given in the table Z, atomic number table, in the mathematical function given in the table, Z is the atomic number and A naught is the Bohr radius. तो ये आपको देखो Bohr radius दे रखी है और ये atomic number दे रखी है। अब हमारे पास देखो एक टेबल है जिसमें 1s 2s 2pz and 3dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स दे रखे हैं। दूसरे कॉलम में आपको वेव फंक्शंस दे रखे हैं, इसमें थोड़ा करेक्शन करना था, आपकी बुक में 1 रेडियल नोड थोड़ा मिसफिल्ड था तो उसको सही लिख लेना, दिस इज 1 रेडियल नोड। और दूसरे फंक्शन में देखो एक आर मिसिंग था, सो साई एन एल एम अपने पैकेज में सही करना है, जेड अपॉन ए नॉट पावर 5/2 आर ई पावर माइनस जेड आर अपॉन 2 ए नॉट कॉस थीटा, और नीचे एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन, ये गिवन है।
दूसरे प्रोसेस में आपको सारा कर्व एंड प्लॉट दे रखा है, वो आपको डिसाइड करना है। अब आपको वन बाय वन चेक करना है। सबसे पहले केस में लिखा हुआ है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है। सबसे पहले केस में देखो लिखा है 3,3p। तो मैं आपको एक एक करके चेक करके बता रहा हूँ, आपको वन बाय वन चेक करना है। सबसे पहला कॉलम दे रखा है 3,3p। 3 में देखा है 2pz, उसको 3 वाले से मैच कराना है, तो ये भी मैच कर रहा है क्योंकि cos थीटा का फंक्शन दे रखा है। तो दिस इज सर्टेनली z कंपोनेंट, ये सर्टेनली z कंपोनेंट। तो ये आपके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, 3 का 3 से मैच कर रहे हैं। 2pz है, r का r पावर l आ रहा है तो z l1 हो गया, और cos थीटा का फंक्शन है तो इट इज 2pz कंपोनेंट। एकदम परफेक्ट प्लॉट बना है, बट इसको मैच कराया गया फाइनली p से। तो अगर आप p चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ रेडियल लोड लिखते हैं, नंबर ऑफ रेडियल लोड लिखेंगे अगर हम इसका, तो वो 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है 1? आपको दिख रहा है ना कि एक पोजीशन है जहाँ पे ये फंक्शन जीरो कर रहा है, सो दिस इज रेडियल लोड 1। जबकि अगर आप 2πz के लिए n माइनस एल माइनस वन लिखोगे तो उसका n2 है l1 है, तो ये जीरो वैल्यू आएगी, तो उसका एक भी रेडियल लोड नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात आपको पता है कि p का फंक्शन जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नॉन जीरो वैल्यू से, तो इसका मतलब सर्टेनली s का फंक्शन, s का प्लॉट है, p के लिए मैच करेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? पहले सबसे पहले हमने थर्ड को थर्ड से p से मैच कराना है, तो थर्ड का थर्ड से मैच हो रहा है कंफर्म। 2pz ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन सही है, cos थीटा फंक्शन है, r आ रहा है, r पावर l से p पता चलता है, r पावर l से l, r पावर l से एजिमुथल क्वांटम नंबर यहाँ 1 पता चलता है, r पावर देखो यहाँ पे 1 है, तो उससे हमें पता चल रहा है ये p सबशेल का ही प्लॉट है, और cos थीटा आ रहा है तो z कंपोनेंट है। और एट द सेम टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसके रेडियल लोड जीरो है, और वो ग्राफ जो है वो एस सबशेल की है, तो डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। दूसरे केस में दे रखा है 2,2p। तो 2,2p में देखो हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल है, तो उसके n माइनस एल माइनस वन अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक रेडियल नोड ये मैच कर रहा है, और ग्राफ भी देखो वो 2s का दिख रहा है। 2s कैसे पता चल रहा है हमको? क्योंकि एक रेडियल नोड आना है, s का प्लॉट है, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, एक रेडियल नोड मैच कर रहा है, तो उसका आंसर बी करेक्ट हो गया। आगे के ऑप्शंस भी चेक करने हैं, तो देखो 4,4r, 4 में 3dz स्क्वायर दे रखा है और एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन दे रखा है। तो आप जानते हो dz स्क्वायर के लिए नो नोडल प्लेन होता है, उसमें नोडल प्लेन जीरो होते हैं, याद है? उसमें एंगुलर नोड तो दो होते हैं बट नोडल प्लेन जीरो होते हैं। तो फॉर 3dz स्क्वायर नो नोडल प्लेन, फॉर 3d स्क्वायर इट इज नो नोडल प्लेन। उसमें एंगुलर नोड दो होते हैं बट नोडल प्लेन जीरो होता है, और एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आगे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लास्ट में लिखा है 1,2s, 1s ऑर्बिटल, उसके लिए एक रेडियल नोड, ये भी गलत दे रखा है। इसके रेडियल नोड निकालेंगे तो n माइनस एल माइनस वन यहाँ पर जीरो आएगा, तो ये 1 का ऑप्शन 2 से मैच नहीं हो सकता, तो उसका मतलब इसका आंसर बी करेक्ट हो गया। ओके, 42 क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन फॉर He प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, फॉर He प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है। पहला केस लिखा है 1,1r, पहला केस 1 तो ठीक है। दूसरा फंक्शन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में देखो r पावर जीरो है, इस फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो r पावर जीरो है, तो इससे पता चल रहा है s सब शेल का प्लॉट है। और इसकी पॉलिनोमियल देखोगे तो पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल देखो तो पॉलिनोमियल है ही नहीं फंक्शन में, तो पॉलिनोमियल डिग्री अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वो जीरो आ रही है, तो उसका मतलब अगर n माइनस वन की वैल्यू को जीरो लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब सर्टेनली 1s मैच कर रहा है, करेक्ट हो गया। 1 के बाद r दे रखा है, r में दे रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये भी सही है। साई स्क्वायर r वर्सेस r का ग्राफ s सबशेल के लिए नॉन जीरो वैल्यू कैरी कर रहा होता है, याद है ना? अगर हम s सबशेल का प्लॉट बनाते हैं साई स्क्वायर r वर्सेस r, तो साई r वर्सेस r और साई स्क्वायर r वर्सेस r, ये दोनों ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर आप s का कोई भी प्लॉट बनाओगे तो 1s का प्लॉट ऐसे आएगा। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर r इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, r इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। डोंट कंफ्यूज, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जब 4 πr स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तब प्रोबेबिलिटी आती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस इज जीरो, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट दैट प्लेस। क्यों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है? क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर से चीज डिसाइड हो रही है। सो 4 πr स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r अगर बताएंगे
तो दिस प्लॉट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ये आपका ऐसे ग्राफ होता है और ये आपको मैक्सिमम पता है कहाँ पे आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम पे। तो उसका मतलब 1 1 आर एकदम करेक्ट दिया हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी दे रखा है 1 1 एस, तो 1 1 तो करेक्ट है, एस चेक करना है। इसमें लिखा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन from n equal to 2 to n equal to 4 state is 27 by 32 times the energy needed for excited electron to excite electron from n equal to 2 to n equal to 6। ठीक है, तो उसने बोला हुआ है कि जो आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की n equal to 2 से 4 एक्साइट कराने के लिए, वो 2 से 6 एक्साइट कराने का रेशियो दे रखा है। तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास हमें निकालना है E2, E4 और E6। पहले तीनों वैल्यूज लिख लो। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट लिखेंगे तो इट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यानी 4। E4 लिखेंगे तो आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। और E6 लिखेंगे तो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर। अब उसमें लिखा है E2 से E4, E4 माइनस E2 निकालेंगे, ये एनर्जी गैप लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.6, कॉमन कर लो उसमें से। 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो गया तो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16, सेम एज एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो दिस कम्स आउट टू बी 3/16। ओके, so this comes out to be 13.6 z square into 3/16। सिंपल सॉल्विंग है, नथिंग एल्स। सॉल्व करके देख लो एक बार। दिस कम्स आउट टू बी 3/16। इसके बाद हमसे पूछा गया है सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट एक्साइट करने की एनर्जी दी है, फिर सेकेंड से 6 दे रखा है। तो E6 माइनस E2 लिखेंगे तो आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/36। अब की बार एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 8/36। ठीक है, या इसी को फिर से लिखेंगे तो आएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 4 से कैंसिल कर दो ऊपर तो 2/9। अब क्वेश्चन में लिखा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट फ्रॉम n equal to 2 to 4 state is 27/32 times the energy needed to excite from n equal to 2 state to n equal to 6 state। तो दोनों का रेशियो लिखना है आपको। तो E4 माइनस E2 बाय E6 माइनस E2 अगर लिखेंगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 3/16 बाय 2/9। दिस कम्स आउट टू बी 27/32। देखो ऑप्शन में 27/32 दे रखा है, एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। तो एनर्जी needed to excite the electron from n equal to 2 state to n equal to 4 state is 27/32 times needed to excite the electron from n equal to 2 state to n equal to 6 state। एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। अब यहाँ से अगर इसका फाइनल रिजल्ट लिखोगे तो इट इज E4 माइनस E2 की वैल्यू 27/32 टाइम्स ऑफ E6 माइनस E2। ठीक, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 1s हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 1 3 R। 1 को 3 से मैच कराएंगे, दैट इज सर्टेनली रॉन्ग क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट s सबशेल के साथ आता ही नहीं है। अगर हमारे पास सबशेल s है तो s सबशेल के साथ cos थीटा फंक्शन नहीं आ सकता। cos थीटा फंक्शन से इंडिपेंडेंट होता है s सबशेल का फंक्शन। तो s सबशेल फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है। अच्छा, तो इस वाले से लिख लो वेव फंक्शन ऑफ s orbital is independent of wave function of s orbital is independent of theta and phi, is independent of थीटा एंड phi। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सर्टेनली रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर सी हो गया क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया। अब लास्ट वाला और चेक कर लीजिए। दिस इज 2 2 q। तो 2 वाला 2s का फंक्शन है, रेडियल लोड इसका 2 से मैच कर रहा है, ये भी सही है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस अगर चेक करेंगे तो आप कोई भी s का फंक्शन, जैसे ऊपर वाला फंक्शन देख लो, s का फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन तो ऐसे आएगा ना, z बाय प्रोपोर्शनल टू z बाय a नॉट पावर 3/2। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखेंगे तो उसका स्क्वायर फंक्शन लिखेंगे। तो स्क्वायर फंक्शन करोगे तो क्या होगा, z अपॉन a नॉट पावर 3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन a नॉट पावर 3 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये भी सही है। अगर आप चाहो तो उसको अलग से लिख लो यहाँ पे। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो इक्वल टू साई स्क्वायर आर फंक्शन होता है। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी अगर लिखते हैं, अदरवाइज साई स्क्वायर फंक्शन लिखना है हमको।
वहाँ साई का फंक्शन जो दे रखा है वो प्रोपोर्शनल टू दे रखा है जेड बाई ए नॉट पावर 3/2, जेड बाई ए नॉट पावर 3/2। तो साई स्क्वायर का फंक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब आ जाएगा। तो उसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्यूब वाली बात समझ में आ गई सबको? तो ये भी करेक्ट हो गया। इसके बाद लास्ट में लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा ट्रिक लगाओ तो जल्दी करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी भी सॉल्विंग भी बता रहा हूँ। यहाँ देखो वन वन एस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं करेक्ट है, तो उससे पता है भाई सर्टेनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उसको इंटरसेक्शन से ही सॉल्व कर सकते थे कि अगर 42 का आंसर बी नहीं है तो 43 का आंसर ए जरूर होगा, क्योंकि वो हमने करेक्ट चेक कर लिया, क्योंकि वहाँ इनकरेक्ट चेक करना था। तो वन वन एस तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप उसका सीधा आंसर लिख सकते थे ए। आगे वाले ऑप्शन भी चेक करने हैं, तो पहले 1 4 देखा है, तो 1s के लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन गलत हो गया, 1 4 R तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 1 P दे रखा है, तो 1 1 तो करेक्ट है, बट P वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके रेडियल नोड 0 है, जबकि P के अंदर एक रेडियल नोड का ग्राफ बना रखा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 1 Q, तो 2 सही है, 1 सही है, बट 2 वाला फंक्शन दे रखा है 2s, और 1 वाला फंक्शन जो है वो उसके लिए फिट नहीं हो रहा, क्योंकि 2s के फंक्शन के लिए n = 2 लाने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए थी? 1। तो n - l - 1 की वैल्यू 2s लिए n - l - 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आनी है। तो जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें पॉलिनोमियल आनी जरूरी थी, बट पॉलिनोमियल नहीं है इस फंक्शन में, तो इससे कंफर्म पता चल रहा है कि 2s का फंक्शन नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी में आपने जो पावर देख ली z0/a⁴ वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट फंक्शन वैसे ही होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी वैसे होगा, बट यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन r में जरूर आएगी क्योंकि 2s का फंक्शन है। लीनियर इक्वेशन में r जरूर आनी चाहिए क्योंकि 2s का फंक्शन है, और उसकी डिग्री जो बननी चाहिए थी 1 बननी चाहिए थी, तब n - 1 की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाती है। समझ गए? और 2s जो फंक्शन होगा, अगर इसका फंक्शन रिपोर्ट करना है हमें, और 2s जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा कांस्टेंट इंटू r⁻0 इंटू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। क्यों डिग्री 1? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इंटू e⁻⁻σ/2 जैसा फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल डिग्री 1 होना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियल नोड लिखेंगे तो तभी बनाएगा। सो नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर निकालेंगे तो दैट इज n - l - 1 होता है, n - l - 1 होता है, तो n - l - 1 की वैल्यू हमें 1 लानी पड़ेगी, तभी n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि l यहाँ पे 0 है। n 2 लाने के लिए एक रेडियल नोड आना जरूरी है, और एक रेडियल नोड तभी आएगा जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। समझ गए? तो इसका मतलब इसका 2 1 पार्ट गलत हो गया, q सही भी हो सकता है, 2 1 तो सर्टेनली रॉन्ग है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो फॉर दिस आंसर इज ए। ऑल्दो इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन ए अपने आप ही करेक्ट पता चल गया था फर्स्ट रो में। ठीक है, क्लियर? कंप्लीट क्वेश्चन, तो वेरी नाइस क्वेश्चन, केयरफुली पूरे पार्ट चेक कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 44. It's given the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. Consider the electronic state of psi of He plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers are given -3.4, 2 and 0 respectively. Which of the following statement is are true for the state psi? तो देखो सबसे पहले जो एनर्जी ऑफ He प्लस दे रखा है वो दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको अगर हम फॉर्मूले से लिखें तो ये -13.6 Z²/n² आएगा, राइट? सो एनर्जी ऑफ He प्लस इज गिवन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको -13.6 Z²/n² लिख लेंगे। अब He प्लस के लिए Z की वैल्यू तो 2 है, तो उसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा -3.4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 2² यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। या आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, या हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी है, He प्लस की फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी ही आनी चाहिए थी, तो ये n4 आ गया। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको डायरेक्टली एजीमुथल क्वांटम नंबर l = 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उससे पता चल रहा है ये डी सबशेल हो गई। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो उससे अभी कुछ खास इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट उसको भी लास्ट में देख लेंगे। डी का कोई एक ऑर्बिटल है वो हमें पता चल गया। तो उसने पूछा इट इज 4D स्टेट, तो ये मैच करेगा, n4 और l2 है, तो डेफिनेटली 4D स्टेट हो गई।
आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके लिए। नेक्स्ट केस में पूछा है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, सो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर हम निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी n माइनस एल माइनस वन, n इज 4, l इज 2, माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो 3 रेडियल नोड इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिखेंगे तो l होता है, सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, तो सर्टेनली 2 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। After that, given the nuclear charge experienced by the electron in this state is less than 2 electron, where E is the magnitude of the electronic charge। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि He प्लस जो है वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, He2 प्लस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये अगर न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज है और इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर रहा हो, तो चूंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसका कोई इंटरेक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो है ही नहीं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हमेशा कितना अट्रैक्शन लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, चार्ज ऑपोजिट साइन का होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन द स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो गया, इट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन है, वो एक्जैक्टली उतने ही फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट विल बी एक्सपीरियंस बाय 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि बीच में और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक्जैक्टली उतना ही अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रिपल्शन लगता है, तो इस वजह से एक्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं होता, थोड़ा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जितना प्रोटॉन टोटल चार्ज कैरी कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहाँ पे लेस देन जो लिखा है ये इनकरेक्ट है, ये इक्वल टू 2s होना चाहिए, तो उसका आंसर बी नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। समझ आया, उसका फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे ए एंड सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इट्स गिवन, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें देखो आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को रिलेट करना है। Question पढ़ो, it's given, consider the Bohr model of one electron atom where electron moves around the nucleus in the following lists. Certain list 1 contains some quantities of nth orbit of atom, list 2 contains their proportionality with n, वो हमें कोरिलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे टर्म्स की पहले प्रोपोर्शनलिटी लिख लेते हैं। तो जरा एक बार पहले सबकी प्रोपोर्शनलिटी लिख लीजिए। तो सबसे पहले रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो दिस इज 0.529 n स्क्वायर बाई z, 0.529 n स्क्वायर बाई z, यानी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर का केस हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट लिखेंगे तो mvr इक्वल टू nh/2 पाई हो गया, यानी कि प्रोपोर्शनल टू n का केस हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये टोटल एनर्जी का ऑपोजिट साइन होता है, तो 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यानी प्रोपोर्शनल टू n पावर -2 हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये माइनस टाइम्स 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये भी प्रोपोर्शनल टू n पावर -2 आ जाएगा। तो पहले हमने ऐसे सारे रिलेशंस लिख लिए, अब वन बाय वन चेक कर लो। तो सबसे पहले पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 और 2 का करेक्ट कॉम्बिनेशन लिखना है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखो, देखा 1t, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर हमें मैच कराना है तो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, देखिए यहाँ से देखिए प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो गया, इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यहीं से पता चल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरे वाले केस में लिखा है 2 प्रोपोर्शनल टू r, तो n पावर 0 गलत हो गया, प्रोपोर्शनल टू n है। 1 with p is also wrong, and 4 if we 2 with q, तो 2 with q भी गलत हो गया, तो 45 का आंसर है। समझ आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, जो कि दूसरे ऑप्शन में माइनस n पावर -2 दिया, वो भी गलत है, और एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो वो भी सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। 46 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 एंड 2। पहले ऑप्शन दे रखा 4 विद u, तो अब की बार आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन लिखना है। 4 इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अगर u से रिलेट करेंगे तो वो देखो इनकरेक्ट दे रखा है,
प्रोपोर्शनल टू n पावर 1/2 ये गड़बड़ दिया है, जबकि प्रोपोर्शनल टू n पावर -2 आएगा। थर्ड वाले को s से मैच करा रखा है, काइनेटिक एनर्जी मैचेस विद n पावर n, ये भी गड़बड़ है, n पावर -2 आएगा, ये देखिए यहाँ से। फोर्थ सी ऑप्शन में दे रखा है फोर्थ इज रिलेटेड टू q, ये भी गड़बड़ है, n पावर -1 नहीं होता, दैट इज आल्सो n पावर -2। एंड द लास्ट ऑप्शन इज विद थर्ड रिलेटेड विद p पावर -2, वो इसका मैच कर रहा है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? तो पहले सारी प्रोपोर्शनलिटी लिख लो आप केयरफुली, और एक बार आपने प्रोपोर्शनलिटी लिखी, फॉर्मूले का सवाल है बस पूरा पूरा, अगर प्रोपोर्शनलिटी सही से लिख ली तो सारे आंसर इजीली मैच कर जाएंगे। तो फॉर 45th क्वेश्चन आंसर इज ए, 46th आंसर इज डी। क्लियर? मतलब रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके फॉर्मूले लिखने हैं। बस यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी, वो अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो टोटल एनर्जी होती है -13.6 Z²/n², और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में केवल माइनस साइन का डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी का हाफ होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी रिलेशन से मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है। यहाँ पे आप यहाँ से देखो डबल करके लिखा हुआ है, और यहाँ साइन चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला था, बाकी आपको सब क्लियरली पता है। सारे फॉर्मूले केयरफुली मार्क करके और आगे के ऑप्शन देख के मैच करा देना है। तो फॉर 45th क्वेश्चन आंसर विल बी ए, 46th आंसर विल बी डी। ओके, so this completes your exercise.